नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरें और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। तो चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 1 जून से चलने वाली सभी 200 ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये नॉन एसी ट्रेनें होंगी जो रोजाना चलेंगी। इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक किए जा सकते हैं। इन ट्रेनों की बुकिंग भी आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। 200 पैसेंजर ट्रेनों में से एनडब्ल्यूआर के हिस्से में भी कुछ ट्रेनें आई हैं। प्रदेश के अलग अलग राज्यों के लिए कई ट्रेनें चलेंगी। 1 जून से चलने वाली ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी। रेलवे स्टेशन पर केटरिंग यूनिट, बुक स्टॉल, केमिस्ट स्टॉल को तत्काल प्रभाव से खोले जाने का फैसला लिया गया। फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम में बनाया हुआ खाना बेचा जाएगा, लेकिन यहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। ट्रेन की शुरुआत के बाद अब देश भर में घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी कर दिया गया। मिशन वंदे भारत के तहत 22 मई से प्रवासी भारतीय अपने घर वापस लौट पाएंगे। 13 फ्लाइटों में 2000 से ज्यादा राजस्थानी अपने घर लौटेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट तैयार है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बड़ी तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ गया। इस तूफान से अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। अम्फान तूफान का सबसे ज्यादा असर कोलकाता एयरपोर्ट पर दिखाई दिया। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। 6 घंटे तक अम्फान की तबाही और तेज हवाओं ने कोलकाता एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचाया। कोलकाता एयरपोर्ट का रनवे और हैंगर पानी में डूबे हैं। एयरपोर्ट का एक हिस्सा अभी भी पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है। अम्फान के कारण एयरपोर्ट पर कामकाज रोक दिया गया। अम्फान के खतरे को देखते हुए ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें लगी हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोरोना संकट के कर्नाटक के शिमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक वकील की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर में कांग्रेस पर पीएम केयर्स फंड की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया। टीएस त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाल लिया है। टीएस त्रिमूर्ति ने जिम्मेदारी सैयद अकबरुद्दीन की जगह पर संभाली है। नेपाल के नक्शे में भारत के इलाके दिखाने पर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम नेपाल सरकार से अपील करते हैं कि वो ऐसे बनावटी कार्टोग्राफिक प्रकाशित करने से बचें। भारत और नेपाल के बीच लिपू लेक और काला पानी को लेकर विवाद को लेकर नेपाली मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी इस मामले पर अपनी राय रखते हुए ट्वीट किया। उन्होंने नेपाल सरकार की ओर से जारी उस ऑफिशियल नक्शे का समर्थन किया जिसमें काला पानी और लिपू लेक जैसे 2 विवादित क्षेत्रों को शामिल करने की जानकारी दी गई थी। इस ट्वीट के बाद मनीषा के भारतीय फैंस ने नाराजगी जाहिर की। देश में 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के अब तक कुल 1,12,000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,400 लोगों की मौत हुई। कोरोना से अब तक 45,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के देश में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर करीब 40% है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जयपुर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की आज 29वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा समेत कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। अजमेर शहर जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व पीएम राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी सर्किल पर बनी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। सवाईमाधोपुर के बजरिया में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर राजीव गांधी के पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां शहर में राजीव गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं नगर निगम में भी उनकी प्रतिमा पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुआलका ने पुष्प अर्पित किए। सीमा अशोक गहलोत की खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक स्थगित की गई। इस बैठक में मुफ्त गेहूं वितरण और राशन वितरण के लेकर समीक्षा होनी थी। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई। अब तक 150 लोगों की जान गई, जबकि ठीक होने के बाद 3000 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जयपुर में कोरोना के 1665 मामले सामने आ चुके हैं। 63 लोगों की मौत हुई, जबकि 951 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में 558 एक्टिव केस सामने आए। श्रीगंगानगर में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ब्रह्म कॉलोनी में कर्फ्यू लगाया गया। एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया। इलाके में बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को बंद कर दिया गया। जोधपुर जिला प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने आज शहर में कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट इलाकों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर के बहरोड उपखंड क्षेत्र के गुंती गांव में महाराष्ट्र से लौटे युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद गांव में जिला कलेक्टर ने कर्फ्यू लगाया। कोटा में गुरुवार को सुबह की रिपोर्ट में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 339 तक पहुंच गया है। डूंगरपुर जिले में गुरुवार को आई रिपोर्ट में 28 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। एसपी आवास पर तैनात 3 गार्ड्स कोरोना संक्रमित पाए गए। लॉकडाउन के दौरान कोटा रेल मंडल को 72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 7 दिनों तक यात्री ट्रेनें नहीं चलने की वजह से 5 लाख से ज्यादा यात्री नहीं यात्रा कर पाए। बारा की श्रीराम स्टेडियम से 149 बीमार के मजदूरों को, आपको बता दें, बिहार के मजदूरों को जिला कलेक्टर ने रवाना किया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। इन मजदूरों को बसों से गोपालगंज जिले तक छोड़ा जाएगा। 1 जून से कोटा स्टेशन से 8 जोड़ी नॉन एसी ट्रेनें गुजरेंगी। रेलवे बोर्ड ने 100 जोड़ी ट्रेनें 1 जून से चलाने की घोषणा की। ट्रेनों की सूची से कोटा रेल मंडल से होकर 8 ट्रेनें शामिल की गई। डूंगरपुर के आसपुर से यूपी के 56 लोगों को उनके घरों के लिए 2 बसों में बैठाकर रवाना किया गया। आसपुर उपखंड अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन के बाद ये 56 लोग फंसे हुए थे। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Undertaking, but equally we have also taken up our private carriers, and I'm very happy about that. They had expressed a desire to participate in the evacuation efforts, and I think it's a tribute to them also that they've stood by us, and they are going to be joining in that effort, which will also enable us to increase the number of flights and ensure that more and more people who are in distress or are stranded outside can come back. But before I move to some other aspects of what we've been doing, I do want to underline that our effort during this Vande Bharat mission was not to bring back everyone who wants to come back. The clear emphasis is on evacuating those of our citizens who are genuinely stranded and in distress abroad. Because if we look at the overall numbers of Indians, I mean, we're a large country, we have a population 1.35 billion, the number of Indians living abroad, both on Indian passports and other, goes into several million. I think more than 25 million according to one estimate. So the idea is not to bring back everyone, only those who are under stress or, who really need to come back. Equally, those of our citizens who have regular jobs outside, which have opened up, they have professional commitments. So the idea is to concentrate on those. But there also the numbers are large, and we are increasing the number of flights and our overall carrying capacity. And this Vande Bharat mission, touch wood, so far has gone very well. As I said, flights are coming back full. I want to compliment Air India and all the other stakeholders, our airports, our DGCA, everyone has worked, our missions in particular, Ministry of External Affairs. Because, these are very difficult circumstances. Locating people, identifying who should travel, under what criteria, under priority. These are not easy decisions to make, but it's been doing very well.
First phase has given way seamlessly to the second phase and will be increasing as we go along. Another of our activities which was carried out, I think, with great satisfaction to me and to all the other stakeholders, is that after the suspension of flights on 25th March, one of the major initiatives of the Ministry, Mission Lifeline Udan, which has now covered more than 5 lakh kilometers, 500,000 kilometers, and under Lifeline Udan, we have carried a cargo load of around 900 tons to various parts of the country. Now, 1 ton is quite a bit, but 900 tons, and if you see what we've carried, essentially covering COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits, PPEs, masks, gloves, medicine, and other accessories, and cargo requisition by state and the governments of the Union Territory. The Lifeline Udan flights have received excellent support from all the stakeholders, the state governments and the other stakeholders. Private scheduled operators have also operated cargo flights on a commercial basis. Similarly, on the request of various agencies, Air India has operated chartered flights to bring 1,444 tons of critical medical supplies from abroad, that is into India. Air India has also carried about 30 tons of critical medical cargo to foreign countries. टीवी स्क्रीन पर पहली बार कोरोना वार्ड कैसे होता है इलाज, देखिए शाम 4:56 पर। ऐसे हारता है कोरोना। टीवी स्क्रीन पर पहली बार कोरोना वार्ड से कोरोना की लड़ाई। कैसे होता है इलाज, कितनी रखते हैं सावधानी। कैसे हारता है कोरोना, जीत जाता है इंसान। ऐसे हारता है कोरोना। कोरोना वार्ड से लाइव रिपोर्ट देखिए शाम 4:56 पर न्यूज 18 राजस्थान पर। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से फटाफट खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भरतपुर के कामा कस्बे में 3 परिवारों के बीच हुए हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराए गए। भरतपुर के कांबा में कपड़े खरीदने को लेकर दुकानदार और ग्राहक में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। करौली के मंडीली गांव में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। 12 में एक मां को बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटना का विरोध करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने विरोध करने गई मां के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। पीड़ित महिला ने गांव के दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 12 के अटरू थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले खुरी गांव में हुई अनीता मीणा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दौसा में 3 दिन पूर्व पेट्रोल पंप पर हुई लूट के 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन बदमाशों ने सेल्समैन पर हमला कर उससे 42,000 की लूट की थी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में गुरुवार को पेट्रोल पंप को लूटने आए स्कॉर्पियो सवार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला सोनियाना के एक पेट्रोल पंप का है। राजसमंद के दिवेर इलाके में एक कथित संत पर दुष्कर्म का आरोप लगा। पीड़ित विवाहिता ने मानवाधिकारी सामाजिक न्याय आयोग के मार्फत एसपी से कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ के दरियावर डीएसपी ने सीओ सर्किल के तीनों थाना अधिकारियों की क्राइम बैठक ली और आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
कोटा में चोरों ने सूने पड़े कई मकानों को निशाना बनाया और नकदी समेत लाखों के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। धौलपुर के सैपऊ कस्बे के सर्राफा व्यापारी के परिवार को अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर बंधक बनाया और 20,000 के नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। करौली के गंगापुर मार्ग पर एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो उठे और उन्होंने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई और चालक को पकड़कर मारपीट की। दौसा के कुंडेरा डूंगर गांव में ज्वार की खेती की रखवाली करने गए एक किसान की अचानक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। डूंगरपुर शहर में गुरुवार सुबह पुराना बस स्टैंड के पास स्थित धोबी घाट सब्जी मंडी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। राजस्थान स्टेट शुगर मिल गंगानगर के मदिरा डिपो में शराब घोटाले का मामला सामने आया। कुल घोटाला लगभग 28 लाख रुपए का है। उप प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज कराया गया। हनुमानगढ़ के डूंगराड़ा गांव में नहर में बहे युवक का आज दूसरे दिन भी सुराग नहीं लगा और दूसरे दिन भी एनडीआरएफ की टीम नहर में युवक की तलाश कर रही है। झुंझुनू में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें सेना के एक अधिकारी ने कोरोना काल में पुलिस के जवानों के काम की तारीफ कर उनकी हौसला अफजाई की। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर की ओर से कोरोना जंग लड़ रहे रेलवे अस्पताल प्रशासन को 30 पीपीई किट प्रदान किए गए। यूनियन के पदाधिकारियों ने अस्पताल के डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम किया। भरतपुर की लुपिन संस्था ने आज बैंकों के बाहर लाइन में खड़े बैंक ग्राहकों के छाते बांटे ताकि तेज पड़ रही धूप से उन्हें राहत मिले और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर कोटा शहर में 51 जरूरतमंद परिवारों को रसद सामग्री वितरित की गई। कोटा जिला सर्वोदय मंडल और सद्भावना संगम के पदाधिकारी अब्दुल हमीद रसद ने सामग्री वितरित की। लॉकडाउन के चलते गरीब जरूरतमंदों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसको देखते हुए सवाईमाधोपुर में खिदमतगार ग्रुप की ओर से रोजेदारों और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के किट बांटे गए। लोहरदगा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों पर फूलों की बारिश, ताली बजाकर बढ़ाया गया उत्साह। राजसमंद में कोरोना से बचने के लिए तेरापन जैन धर्म संघ के जैन संतों ने सरल उपाय बताया। उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का तरीका दिखाया। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोटवाल ने सवाईमाधोपुर जिले में अपनी निजी आवास पर कोरोना मुक्ति यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कृषि कल्याण शुल्क के विरोध में हड़ताल कर रहे मंडी व्यापारियों ने हड़ताल खत्म की। भीलवाड़ा के बापूनगर में कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया गया, लेकिन यहां गाइडलाइन की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पिंक सिटी के इतिहास में 160 सालों के दरमियान पहली बार ऐसा हुआ है कि जुमातुल विदा की नमाज जौहरी बाजार की जामा मस्जिद में सामूहिक रूप से नहीं अदा की गई। टिड्डियों के बढ़ते प्रकोप पर सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की और जल्द से जल्द इस पर नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव को प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। धरियावत के बाद अब टिड्डी दल ने छोटी सादड़ी इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाया। टिड्डियों के हमले से बचाव के लिए किसान अपने अपने खेतों पर थालियां, चम्मच, कटाके सहित अन्य ध्वनि यंत्रों को लेकर खेतों में पहरा दे रहे हैं। तो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह एक बार